जय हिंद मित्रों। जो आज वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी और जो तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनकी लंबी समय तक सब समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे और दर्ज था। आज उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया और उनकी रिकॉर्ड था 4398 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। जब चुनाव हुआ उसके बाद 1952 को चुनाव हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित किए। 13 मई 1952 को उन्होंने शपथ ग्रहण हुआ। उसके बाद 27 मई 1964 तक वो प्रधानमंत्री थे। उनकी मृत्यु के बाद आज हम दोनों प्रधानमंत्री का चर्चा करना चाह रहा हूँ। उनके बीच क्या था, तुलना क्या था, उनके चुनौती क्या था, उनका विचार क्या था, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और जो वर्तमान प्रधानमंत्री थी आज उन सबसे लंबे कार्यकाल अभी भी वर्तमान में बने हुए हैं। अब कब तक रहेंगे वो तो भविष्य तय करेगा। लेकिन आज उनकी 26 मई 2014 से लेकर अभी आज हो गया 11 जून 2026 को मैं वीडियो बना रहा हूँ। इनका जैसे कि हम आज वर्तमान का मोदी दोनों तुलना कर रहे हैं। जैसे योजना आयोग इसलिए बनाया गया था कि उनका क्या था, सलाह देना था। 5 वर्ष के लिए योजना बनाना कि जैसे कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 5 वर्ष के लिए योजना बनाए, उस पर काम करना। पंचवर्षीय योजना बनाए थे। उसके बाद जैसे कि इस नीति आयोग 5 वर्ष के लिए भी बना सकते थे। ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है। उसी तरह उसके बाद उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था पर फोकस किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि भारत उस समय की भारतीय स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। इसके लिए भारत ने मिश्रित अवस्था को अपनाया था। क्योंकि भारत उस समय गुलाम था। गुलाम से क्या हुआ, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आजादी मिली। उसके बाद भारत के पास उतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। दोनों उद्योगपति के साथ साथ जो किसान वर्ग, दोनों के साथ, और प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक सेक्टर सरकारी के साथ काम करना, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज वर्तमान प्रधानमंत्री ने उन्होंने क्या किया, अपना विमुद्रीकरण किए। उसके बाद मुद्रा को एक्सचेंज करवाए। जैसे कि वो समय 2000 कुछ इसमें याद नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने पूंजीपतियों को, कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया। उसके बाद तेजी से 2-3 उद्योगपति बढ़ा भारत में। उसके बाद वैश्विक स्तर में अपनी पहचान बनाया। और लेकिन उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली को डेवलप, एसबीआई को सार्वजनिक बैंक प्रणाली में 1955 में शामिल किया। फिर हम क्या करते हैं, विनिर्माण, निवेश, निजी क्षेत्र में प्राइवेट टेक सेक्टर में काम करना स्टार्ट कर दिया। जो वर्तमान प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, जैसे कि कोई यहाँ भारत इन्वेस्ट करना चाहता तो इन्वेस्ट करे, या निवेश करना चाहता इस पर वर्क किए। और जैसे कि फिर हम लिखते हैं भारी उद्योग, वेल सेल जैसे भारत में स्थापना करवाए जवाहरलाल नेहरू उसमें तत्कालिक प्रधानमंत्री। उसके बाद वर्तमान प्रधान में जीएसटी द्वारा एक राष्ट्र एक टैक्स के रूप में कोई वस्तु उस पर टैक्स के रूप में जीएसटी के रूप में लिया गया। या रेस्टोरेंट में खाने जाओ या हॉस्पिटल में दवा में डिसीजन लो, उसमें जीएसटी के रूप में, एक पेन क्यों ना उसमें जीएसटी के रूप में, एक राष्ट्र एक टैक्स के रूप में। उसके भाखड़ा भाखड़ा नाला नाला परियोजना। उसके बाद हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है, उसकी बहुउद्देशीय परियोजना, जैसे कि हर खेत तक पानी पहुंचाना नहर के माध्यम से। उसके बाद तत्कालिक वर्तमान प्रधानमंत्री आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसके लिए वर्ग किए 10%, क्योंकि जनरल क्लास में भी उसे आरक्षण नहीं मिल पाती थी। इसी के सोचा गया कि उसे 10% आरक्षण दे दिया जाए, तो 10% आरक्षण दे गया। जैसे कि अब बहुत से वर्तमान प्रधानमंत्री और इसका, जैसे कि तत्कालिक प्रधानमंत्री आईआईटी, आईएम, एम्स जैसी संस्था बनाए, पूरे वैश्विक स्तर पर पहचान बनाए। जैसे कि बहुत लोग भारत का पढ़ाई, एजुकेशन, आईआईटी, आईएम जैसे संस्था से पढ़ाई करके आज विदेश में गूगल सॉफ्टवेयर जैसी कंपनियां में वर्क कर रहे हैं। फेसबुक जैसे बहुत प्रकार की कंपनियां में वर्क करें भारतीय मूल के, वहाँ बस के। जैसे आईआईटी, आईएम जैसे संस्थान ने, वो तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का योगदान है। उसके बाद नया संसद की स्थापना वर्तमान प्रधानमंत्री ने किया। और
उसके बाद बड़े बांध ऊर्जा के क्षेत्र में वर्क किए और उस प्रकार किए उस और वर्तमान प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, भारत की उज्ज्वला योजना पर काम किए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अग्निपथ योजना जैसे पर काम किए। और उन्होंने जब प्रधानमंत्री हैं गुटनिरपेक्षता की बात के, जैसे यूएसआर जैसे था अमेरिका, दो समय युद्ध, शीतकालीन समय में दो युद्ध चल रही थी, तो क्या हुआ कि भारत ने न्यूट्रल रहना क्योंकि उसकी तकलीफ समझे, क्योंकि हम अभी भारत आजाद हुआ है, तो हम किसी देश से नहीं, हम सबके साथ मिलजुल के रहने, तो इसी के कारण से वहाँ के नेतृत्व करने व युगोस्लाविया के जैसे राष्ट्रपति और मिस्र के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने मिस्र जैसे प्रमुख अहम भूमिका निभाई, उनके साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष की। इसी तरह से भारत में 370 जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। और राम मंदिर जैसे निर्माण हुआ, महिला को 33% आरक्षण देगी, राज्यसभा लोकसभा में सीटों में 29 से लागू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री वंदना योजना के माध्यम से अब बड़े बड़े बांध, उद्योग, वैज्ञानिक तकनीकी जैसे संस्थान स्थापित की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और उनकी महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम समझते हैं इनकी चुनौती क्या है। तो उस समय चुनौती क्या था, जब उस समय भारत जब बना था तो विभाजन का संकट था, भारत से बनकर पाकिस्तान बना, अलग देश के रूप में पाकिस्तान बनना। तो उस समय विभाजन हुआ, तो विभाजन के समय जब पाकिस्तान से बहुत लोग हिंदू शरणार्थी भारत में आए, साथ साथ है कि सिख, जैन जैसे लोग भारत में आए, उसके साथ है कि उस पर रियासत एकीकरण की बात हो, रियासत उस समय भारत में शामिल हुआ, तो डर लग रहा था कि उस समय क्यों रियासत विद्रोह ना कर दे, लोकतंत्र को वहाँ की जनता ना समझे, इसके कारण से डर लगता था। और खाद्य संकट की सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत में उस समय हरित क्रांति नहीं हुई थी, भारत में वो सब उत्पादन नहीं होती थी, भारत की अधिकतर आबादी कुपोषण के शिकार थे, उत्पादन में क्षमता उस तरह से पर हेक्टेयर खेत पर उत्पादन उतना नहीं था, जिसके कारण से भारत की अधिकतर आबादी भूखमरी का शिकार होते थे। सीमित औद्योगिक आधार था, उस समय भारत में उद्योगपति नहीं थी, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाने उद्योग सीमित था। अब तत्कालीन प्रधानमंत्री उस भारत और चीन का विवाद हुआ, 1962 ईस्वी का भारत और चीन के साथ विवाद हुआ, और भारत और पाकिस्तान 1965 ईस्वी में हुआ, और जब यूएनओ में जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो भारत का उसमें प्रधानमंत्री के उन पर क्योंकि उन पर बोला गया कि आप वहाँ के यूएनओ नहीं ले जाना चाहिए, उन पर बहुत जैसे कि हम लोग समझते हैं। अब थोड़ा सा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो उस समय की चुनौती क्या था, कई लोग कहते हैं कि जब तिब्बत को हमला हुआ तो उस समय आक्रमण हुआ, तो भारत की आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, तो लेकिन बिल्कुल ऐसा करनी चाहिए, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री की मानसिकता क्या थी, तो भारत के प्रधानमंत्री का वो स्थिति थे कि उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, भारत अभी आज़ाद हुआ था, कई देश में बेरोजगार था, भारत के युवा बेरोजगार था, इंडस्ट्री नामो निशान नहीं थी, और देश की स्थिति उतनी नहीं थी, क्षेत्रफल पहले बढ़ाया जाए, क्षेत्रफल कैसे बढ़ाएगा, भारत की अभी बोला था ना, रियासत में शामिल हुआ था, बहुत लोग चाहते तो भारत का भूभाग समृद्धि सुख, पर भारत के परिवारों के बारे में कहा, बहुत जीवन यापन अभी भी भूखमरी का शिकार थे, जीवन यापन ठीक ठाक से नहीं कर पा रहे थे, पड़ोसी देश से कैसे उलझ सके। तो अब उन्होंने कहना था कि जीवन बेहतर करने के प्रयास, आरोप लगाया जाता नेहरू जी की गलती। अब उस समय नेहरू जी की गलती न, परिस्थिति क्या थी, परिस्थिति बहुत लोग बोलते हैं नेहरू जी गलत, उस समय की परिस्थिति क्या थी उसके अनुसार उन्होंने वर्क किए, उनकी गुटनिरपेक्ष के रूप में अच्छा वर्क किए थे, भारत की स्थिति भी वैसी थी नहीं। लेकिन आज वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में जैसे चुनौती क्या है, वो कोरोना पेंडेमिक, आर्थिक मंदी,
बेरोजगारी की सबसे बड़ी चुनौती आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में बेरोजगार सबसे बड़ा चरम सीमा पर पहुंच गया। इस पर सरकार की योजना नहीं बन रही, जिसके कारण से ऐसी स्थिति आ रही है। कृषि कृषि कानून विरोध आंदोलन हुआ था। उन्होंने क्या उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि कानून लाए। चीन के सीमा तनाव गलवान जैसी घाटियां में चीन के साथ हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सिंधु है ना, उस पर अनंतबाग अनंतनाग जिला में हुआ था, जो घटना हुआ था, स्ट्राइक किया था। पड़ोसी देश के साथ तनाव, अमेरिका कर वैश्विक महामारी जिसे स्वास्थ्य संकट आया, जिसमें उसमें क्या हुआ था कि वैश्विक महामारी था कोविड-19 आ जाने के कारण आर्थिक मंदी हुई, जिसके कारण से स्लो डाउन हो गया है। बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती आज है। देश में पिछले कई वर्षों में जीडीपी बढ़ा है, लेकिन लोगों के पैसा भी बढ़ा है, लेकिन रोजगार नहीं उपलब्ध करवा पाया है। इसके कारण से ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट उस तरह से मिलनी चाहिए, उस तरह से एम्प्लॉयमेंट के अभाव है। अब कर रहा है। उसके बाद कृषि का कानून का विरोध एक लंबा आंदोलन चला कि सरकार अपने कदम उठाने वापस लेना पड़ा। और उसके बाद कृषि संबंधी सुधार किए गए और चीन के साथ सीमा जैसे गलवान जैसे घाटी, पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक और कहीं कहीं सीमावर्ती जैसी चुनौती रही है। भारत के पड़ोसी देश के साथ अभी थोड़ा सा दुख दुख की बात है, पड़ोसी रिश्ता बिखर चुका है, क्योंकि कई देश में तख्ता पलट हो गई। तख्ता पलट जैसे श्रीलंका की स्थिति हो गई। श्रीलंका पर क्या हुआ कि फूड क्राइसिस, वो फूड क्राइसिस के मतलब हुआ था कि तो चीन श्रीलंका में क्या होता कि वो उसमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, ऑर्गेनिक ज्यादा उत्पादन नहीं हुआ, इसके कारण फूड क्राइसिस आ गया। इसके कारण से वहाँ वो अब फिर हो गया, म्यांमार में हो गया, म्यांमार में तख्ता पलट गया, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ। हमारा पड़ोसी देश के साथ संबंध अभी वर्तमान में समय में ठीक ठाक ने विदेश मंत्री सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि क्योंकि नीति या परंपरागत जैसे हमारा मित्र स्थिति ठीक नहीं है। इसके कारण से हम कह सकते हैं कि चुनौती पड़ोसी जितना देश आंतरिक सुरक्षा होगा उतना ही देश मजबूत हो। पड़ोसी देश के साथ मित्रता की भाव रखनी चाहिए। इस दौरान कई संकट आए, जिसमें जैसा कि हम कह सकते हैं भारत में नए नए प्रधानमंत्री समझ, जैसे कि हम लोग देश में जीडीपी हुआ, एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन जैसी की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम सेल्फ डिफेंस की ओर बढ़ा है। डीआरडीओ जैसे बहुत से भारत में इसरो जैसे संस्थान कर रहे हैं, इस पर आत्मनिर्भर की ओर हो रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे हैं। साथ साथ है कि हम लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है। तो देश के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है वर्तमान, लेकिन मोदी जी का भी है विफलता है, क्यों वो वर्क उनको बोला जाता है, लेकिन न्यूट्रल उनको रहने चाहिए प्रधानमंत्री के रूप में, वो चुनाव प्रचार के रूप में काम कर रहे हैं। तो मोदी जी की एक सबसे बड़ी है कि वो वर्क करते हैं ठीक ठाक, लेकिन इसमें है कि उनको चुनाव प्रचार के लिए शामिल नहीं होने चाहिए। वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री देश के लिए, सभी के लिए। तो उनसे अनुरोध है कि आप जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया गया, सब लोग आपको जनता चुनाव भेजा है, तो इस काम को कीजिए, आप चुनाव प्रचार में मत जाइए, क्योंकि आपको जितने क्षेत्र वहाँ के जनप्रतिनिधि ने वर्क किया तो उनको चुनाव भेजेगा, तो इस पर आप वर्क कीजिए। मोदी जी, आपसे यही अनुरोध है, आप भारत को अच्छे आर्थिक स्थिति मजबूत कीजिए, रोजगार पर काम, रोजगार जितने भी रोजगार एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कर इंडस्ट्री भारत में लगाइए। इसके कारण से अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।